नमस्कार। दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या पीएम करेंगे लॉकडाउन 4 का ऐलान। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पीएम मोदी ने कल ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। जब से कोरोना संकट शुरू हुआ तब से ये पीएम 4 बार संबोधित इस तरह से कर चुके हैं और आज 5वीं बार देश को संबोधित करेंगे। पहली बार 19 मार्च को पीएम ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और इसके बाद 3 बार लॉकडाउन के बारे में अपने संबोधन में ऐलान कर चुके हैं। तो आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि 17 तारीख को लॉकडाउन 3 की समाप्ति हो रही है और उससे पहले आज 12 मई है। प्रधानमंत्री की कल ही मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुई है। क्या उस संबंध में वो कुछ कहेंगे या फिर भविष्य में लॉकडाउन की क्या रूपरेखा हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि देश की जनता क्या वो सुझाव रखना चाहती है लॉकडाउन 4 को लेकर, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री अपनी बात को रख सकते हैं और देश के नागरिकों के जरिए वो बातें समझना चाहते होंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि वो लॉकडाउन 4 का स्वरूप कैसा चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि लॉकडाउन 3 चल रहा है, 12 मई है आज, और आज प्रधानमंत्री क्या कहेंगे उससे भविष्य में कोविड-19 को लेकर जो लड़ाई है उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी वो चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हितेश जैन जुड़ रहे हैं, दिल्ली से अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और दिल्ली से ही विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, पहले मैं रुख आपका करूंगी। हमने पहली बार जब 19 मार्च को प्रधानमंत्री जुड़ने वाले थे तब भी चर्चा की थी और आज हम कोविड-19 से लड़ाई के तीसरे चरण में गुजर रहे हैं लगातार, जो कि 17 तारीख को खत्म होगा। आज प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं, संभावना किन किन बातों की ज्यादा है? देखिए, पूरी हम लोगों ने बात की, पीएम पूरे फेजेस में बात कर रहे हैं। अगर पहला जान है जहान है, अगर पहला लॉकडाउन था जान भी जहान भी, तीसरे लॉकडाउन पर आ गया और कल प्रधानमंत्री ने जन भी जन के साथ जग भी, इस बात का नारा दिया है। यानी गांव में संक्रमण ना फैले, यात्रियों को और जो श्रमिक वापस जाना चाहते हैं उसको वापस पहुंचाया जाए। जो कोरोना को लेकर जी अमिताभ कहिए। जो भी संक्रमण को लेकर जो भी चिंताएं हैं उनको दूर करने की बात कर रहे हैं। तो नया 2-3 चीजें साफ है इसमें। प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं, सबकी राय जान चुके हैं। अब प्रधानमंत्री ये संदेश देंगे कि देश का जो नेतृत्व है वो जनता के लिए कितना चिंतित है, वो उनके लिए क्या भला चाहता है और किस दिशा में लॉकडाउन बढ़ रहा है, कैसे धीरे धीरे स्थितियां अब परत दर परत खुलती जा रही हैं। ये बात प्रधानमंत्री की बात में साफ साफ होगा। तमाम मुख्यमंत्री भी जानते हैं और तमाम नेता जानते हैं कि पिछले 3 लॉकडाउन में प्रधानमंत्री की अपील का जनता पर कितना असर हुआ है। तो जनता प्रधानमंत्री की बात सुन रही है और शायद प्रधानमंत्री लोगों को जब सब्र का बांध अगर टूट भी रहा है, अगर किसी मुश्किल के तमाम मुश्किलों के कारण, उसको शायद पीएम थोड़ा नरम करने की कोशिश करें, एक भावुक अपील जारी करके, उनके भविष्य की चिंता करके, उनके स्वास्थ्य की चिंता करके। अमिताभ, हमारे साथ विक्रांत भी जुड़े हुए हैं। विक्रांत, 4.0 कैसा होगा, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक देश भर में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने कल की। आज वो रात 8 बजे फिर से हमारे सामने आने वाले हैं, लेकिन क्या वो रूपरेखा के बारे में जिक्र करेंगे? क्योंकि इस बात की संभावना कम इसलिए कही जा सकती है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं और आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की जनता से, दिल्ली की जनता से बोला है कि आप सुझाव दीजिए। तो वो जो बीता है 3.0 का सफर जो हम यहाँ तक तय कर चुके हैं, उसकी रूपरेखा के बारे में बात होगी या आगे भविष्य को लेकर क्या संभावनाएं होंगी उन पर बात होगी? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सबसे बड़ी चीज़ होती है और इसी कारण कल प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव दिए। एक जो बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है, जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को ही करना है और प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इस पर कयास भी नहीं लगाए जा सकते कि प्रधानमंत्री के दिल में क्या चल रहा है। जो उन्होंने लगातार विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से फैसला लेंगे, ये पीएम
नहीं साफ करेंगे। लेकिन इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है कुछ ना कुछ छूट मिल रही है। तो अभी जो है स्थिति जो कल की बैठक के बाद नजर आ रही है, ऐसा कतई नहीं लग रहा कि लॉकडाउन को एकदम झटके से हटा दिया जाएगा या एकदम पूरी तरीके से दुनिया, भारत माफ कीजिएगा, दोबारा से पटरी पर एकदम वैसे आ जाएगा जैसे पहले सामान्य था। एक संकेत इस तरीके के मिल रहे हैं कि राज्यों को अधिक अधिकार मिल सकते हैं लॉकडाउन में अपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने के लिए। जो जोन वाइज बांटा जाता है उसकी क्लासिफिकेशन के अधिक अधिकार स्टेट्स को मिल सकते हैं, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने कल इस बारे में प्रधानमंत्री से मांग की है और पीएम ने यह भी कहा था कि आप जो बाकी सुझाव है वो मुझे लिखित तौर पर 15 तारीख से पहले भेज दीजिएगा। तो हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री देश के लोगों को एक संदेश दे करके आगे की भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसके प्रति मजबूत करने की कोशिश करें। जी, बीजेपी से हितेश जैन भी विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, क्या लॉकडाउन से एग्जिट प्लान से संबंधित आज प्रधानमंत्री रात 8 बजे कुछ बोल सकते हैं? हितेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सुरेंद्र जी, 4.0 का ऐलान मुमकिन है कि आज के बारे में, उसके बारे में कोई जानकारी हो, या फिर जो गुजरा है कोविड-19 से, जो युद्ध स्तर पर देश ने लड़ाई की है, उसमें जो सहयोग नागरिकों का रहा है उस पर बातचीत हो सकती है? कयास क्या लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? हेलो सुरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऐसे में अमिताभ जी, मैं आपसे, आपके पास भी आना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं विक्रांत से लेना चाहती हूँ। विक्रांत, अभी यही सवाल मैं हितेश जी से भी जानना चाह रही थी। क्या ये मुमकिन है कि 3.0 के जिस सफर को हम 17 तारीख तक पूरा करने वाले हैं, उससे पहले 4.0 की शुरुआत से पहले क्या लॉकडाउन के एग्जिट प्लान को भी लेकर कुछ बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे प्रीति, इस पर कयास लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज साफ संकेत मिल रहे हैं कल की बैठक के बाद कि लॉकडाउन 4.0 को वो सिखाई दे रहा है, लेकिन किस स्वरूप में होगा, राज्यों के पास किस तरीके के अधिकार होंगे, ये सब अभी तय होना बाकी है। लेकिन एक चीज प्रधानमंत्री, भारत सरकार और तमाम विशेषज्ञ अब जिस तरफ सब इशारा कर रहे हैं, वो बात सबसे महत्वपूर्ण है कि कोरोना के साथ अब आगे बढ़ना पड़ेगा। कोरोना के रहते हुए अब अपनी आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खोलना पड़ेगा और उसको विस्तार देना पड़ेगा। तो किस तरीके से लोगों को कम से कम इस बीमारी से बचाया जा सके और साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ाई जा सके, ताकि राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारी जा सके। तो ये सब चीजें प्रधानमंत्री के जहन में जरूर होंगी जो उनके वक्तव्य से आज साफ हो सकती है। जी अमिताभ, हमें अब कोविड-19 के साथ ही जीना सीखना होगा। ये साफ इशारा है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब बहुत चीजें आगे बढ़कर करनी होगी, क्योंकि अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास पैसा, संसाधन, सब कुछ होना चाहिए। क्या उम्मीद करें कि आज प्रधानमंत्री इन बातों को अपने संबोधन में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, काफी उनका रुख जो है कल उनके मुख्यमंत्रियों को संबोधन से साफ हो जाता है। नया 3-4 चीजें उन्होंने खुलकर कही हैं। पहला, दुनिया भर में कोविड के बाद, पोस्ट कोविड एरा के लिए जिस तरह से बिजनेस फैलेगा, जिस तरह से मौके उभरेंगे, उसका भारत को फायदा उठाना है। ये तमाम राज्यों को संकेत दिया। और आपने देखा होगा चीन से जो कंपनियां वापस जा रही हैं, उन चीनी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए अच्छे मौके देने हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है भारत में। उत्तर प्रदेश ने ऐसा काम शुरू किया है चीन की कंपनियों से बात करने का। और दूसरी, और ये तो इसका मतलब है व्यापार संबंधित जो मौके हैं उसको उनको लुभाने की बात प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों से संदेश दिया। दूसरा, उन्होंने कहा है पर्यटन की बात, पर्यटन बढ़ाओ, यानी पोस्ट कोविड एरा में अगर दुनिया भर में अगर ये 3-4 चीजें हैं जिसको प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा है, तो हो सकता है व्यापार, आर्थिक क्षेत्र में बहुत चीजें खुले तो खुले, लेकिन आम लोगों की चिंता ज्यादा है, इसलिए उन्होंने गांव पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया। हितेश जैन का मैं सीधे रुख कर लेती हूँ। हितेश जी, प्रधानमंत्री आज क्या कह सकते हैं, इसका आकलन आपके नजरिए में क्या है? देखिए, भारत ने लॉकडाउन को बड़ी सफलता के साथ नियंत्रित किया है और इसे वैश्विक स्तर पर भी काफी अच्छी तरह से सराहा जा रहा है। जैसे कि हमें पता चला कि कल जो मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई थी, उस पर कोरोना के संबंध में टीम वर्क पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि
कोरोना का जो विषय है उसका आकलन हो गया है और अब हमें आगे के बारे में सोचना है। तो जब हम और साथ ही साथ कोरोना का संक्रमण का फैलाव भी रोकना है, तो कोरोना का संक्रमण का फैलाव किस तरह रोका जाए, किस तरह से गतिविधियां शुरू हो जाए धीरे धीरे, मेरे हिसाब से ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और शायद इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी कुछ देश को गाइडेंस देंगे। ठीक, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर वो ये कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एम्स से छुट्टी मिल गई है। और अब मैं आपसे सवाल करूंगी, सवाल ये कि आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं, वो कौन सी बातें हैं जो विपक्ष के तौर पर आपको लगता है कि उनके संबोधन में शामिल होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा प्रीति, प्रधानमंत्री जी के ऊपर हम कयास नहीं लगाना चाहते, हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ मुद्दों के ऊपर स्पष्ट रूप से बोलें। सबसे पहला मुद्दा है वो माइग्रेटेड मजदूरों के ऊपर स्पष्ट रूप से बोलें। दूसरा मुद्दा है वो किसानों की एमएसपी के ऊपर स्पष्ट रूप से बोलें। तीसरा मुद्दा है कि वो उद्योगों को जो राहत दी जानी है, मध्यम और छोटे उद्योगों को और बड़े उद्योगों को, उनके ऊपर एक स्पष्ट रूप से आर्थिक पैकेज की घोषणा करें। ये सारे ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम जरूर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हो। और तीसरा जो एक इससे महत्वपूर्ण और मुद्दा है, हम चाहते हैं कि अब लॉकडाउन की जो चीजें हैं वो राज्यों को और राज्य जिलों को सौंपे, यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का विकेंद्रीकरण हो, ताकि लॉकडाउन स्पेसिफिक एरिया में हो, ना कि स्पेसिफिक स्टेट में। ग्रीन और ऑरेंज और रेड जोन को बनाने की जिम्मेवारी कंसर्न डीएम से लेकर के मुख्यमंत्री तक की हो, ना कि प्रधानमंत्री की। सुरेंद्र राजपूत जी, उसमें आपने ये जो नया सुझाव दिया है इस पर अमिताभ कुछ कहना चाह रहे हैं। अमिताभ, क्या आपको लगता है कि इस तरह से हम बांट सकते हैं लॉकडाउन की प्रक्रिया को, भाई राज्य से अब हम जिलों में या इलाकों में बांटे, क्या ये मुमकिन है तरीका? बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री की बातचीत से सीधा संदेश यही गया और मेरे ख्याल से ये बातें वो कांग्रेस भी पढ़ लेगी थोड़ी देर के बाद, अगर प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे। उससे सबसे बड़ी अहम बात थी कि राज्यों ने शिकायत की थी कि वो आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, उनके पास आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, तो ऐसे में इसको खोलने की इजाजत दी जाए। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने उनको सीधा संदेश संकेत यही दिया था कि राज्यों पर ही फैसला छोड़ने के बारे में केंद्र सरकार सोच रही है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर ही जिस राज्यों को लॉकडाउन के ऊपर जो फैसला लेना है वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा जाए। दूसरा, माइग्रेंट लेबर की बात कर रही है। माइग्रेंट लेबर के लिए भी केंद्र सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन वो राज्यों के सहयोग से चला रहे हैं। तो माइग्रेंट लेबर का इशू भी है जो केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से ही संभव हो पाएगा और इसमें राज्य सरकार की सहभागिता उनकी स्क्रीनिंग से और उनकी जांच से लेकर ट्रेन की मांग तक में चिन्हित होनी चाहिए। अमिताभ कैसे कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आजमाने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सहयोग दोनों ही तरफ से चाहिए। वो केंद्र की तरफ से अगर नीति निर्धारण किया जा रहा है तो उसका जो पालन है वो ठीक से हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए राज्यों पर जिम्मेदारी है और वो उन्हें निभानी चाहिए, तभी हम इस कोविड-19 की लड़ाई से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। प्रीति, सौभाग्य से आज की डेट में एक भी राज्य और एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के साथ सहयोग नहीं कर रहा हो और इस कोविड महामारी से निपटने के लिए अपना संपूर्ण समर्थन न दे रहा हो। तो ये राजनीति से परे की चीज है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी चूंकि अभिभावक है और देश को संबोधित करते हैं, तो मजदूरों की समस्याओं को जिम्मेवारी से उन्हीं को ही टैकल करना होगा। अगर सफलता है तो उनकी है और विफलता है तो उनकी है, इस चीज को जरूर देखना होगा। जिस तरीके से मजदूरों में आजकल सोशल अनरेस्ट है, वो आप ट्रेन नहीं भी दे रहे हैं तो भी वो घर की तरफ पैदल भाग रहे हैं, साइकिल से भाग रहे हैं, उनमें तमाम लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री जी को अपने उद्बोधन में देखना होगा और मजदूरों के और किसानों के खाते में चाहे किसी भी नाम से आप पैसा डालें, वो सारा का सारा आपको इस चीज को सुनिश्चित करना होगा ताकि बाजार की क्रय शक्ति भी बढ़े और उद्योगों को राहत के नाम पर अगर आप बड़ा पैकेज नहीं देंगे प्रीति, तो आप जान लीजिए कि उद्योग मर जाएंगे। जहां तक आर्थिक पैकेज की बात है, जो मुझे लगता है विक्रांत भी बेहतर बता पाएंगे, उसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, रोड मैप बनाया जा रहा है। विक्रांत, मैं ठीक कह रही हूँ?
देखिए, बिल्कुल एमएसएमई सेक्टर के लिए जो हमें जानकारी मिल रही है, एक बड़े पैकेज की लगातार चर्चा चल रही है, लगातार उस पर बैठकें भी हो रही हैं। वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से भी मिल चुकी हैं 2-3 बार इस मुद्दे पर, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी ही एमएसएमई सेक्टर के लिए पैकेज आना चाहिए। लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी को एक और बात कहना चाहूँगा, जो केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग की बात कर रहे हैं। अब जो बड़ी बात है जिसकी तरफ कल प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया है, उसमें राज्यों की जिम्मेदारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रवासी मजदूर जिस तरीके से अब अपने घर लौट रहे हैं, अब एक बड़ा खतरा यह हो गया है कि वो बीमारी कोरोना गांवों तक ना पहुंचे, क्योंकि ना गांव में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अस्पताल है, और लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर वो गांव में पहुंचे। तो राज्यों की अब ये जिम्मेदारी अहम बन जाती है कि जो प्रवासी मजदूर उनके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका प्रॉपर क्वारंटीन हो, उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए, उनकी पूरी तरीके से जांच हो। तो निश्चित तौर पर अब गांवों को कोरोना से फ्री रखने के लिए अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सुरेंद्र जी, आपका एक कमेंट, फिर मैं हितेश जी के पास जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटा सा कमेंट दूं। मैं प्रशांत से पूरी तरीके से सहमत हूं। राज्यों की जिम्मेवारी तो विक्रांत से पूरी तरीके से सहमत हूं। राज्यों की जिम्मेवारी तो डे फर्स्ट से है। जो आज की डेट में कोरोना वॉरियर्स हैं, वो फ्रंट लाइन पे तो राज्य ही लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन पे तो हमारे जिला अधिकारी लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन पे तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी ही लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी थोड़ी लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो संदेश दे रहे हैं, उनके संदेश का पालन हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को वो सारे अधिकार जो आपदा प्रबंधन में 2005 में एक्ट में है, वो सारे के सारे अधिकार मुख्यमंत्रियों को और जिला अधिकारियों को सौंप देने चाहिए। और उसके साथ साथ बड़े राहत की जो पैकेजेस हैं, वो चाहे संसद के जरिए हो, चाहे विधानसभाओं के जरिए हो, एक बहुत बड़ा बजट को आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा आपदा प्रबंधन के लिए। इसी बात का जवाब हितेश जैन से ले लेते हैं। हितेश जैन, आर्थिक पैकेज को लेकर आपकी सरकार के पास क्या रोड मैप है? साथ ही जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? और जहां तक राज्यों की भूमिका है, उस पर आप लोगों के अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बता रहे हैं? वो सही से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ? देखिए, जहां तक कि कोरोना की लड़ाई है, ये कोई कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई नहीं है। और अगर कोरोना के खिलाफ लड़ना है तो हमें एकजुट होकर लड़ना है, ये पहली बात। दूसरी बात, जब माइग्रेशन की बात करते हैं और जब मजदूर की आप बात कर रहे हैं, तो मजदूर कोई एक राज्य में नहीं जा रहा, माइग्रेशन कोई एक राज्य से दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है, तो एक राज्य से कई राज्यों में हो रहा है। ठीक। तो जब आते हैं, जब इसमें 3, 4, 5 राज्य आते हैं, तो ये लॉकडाउन का जो विषय है, जिस तरह नियंत्रित करना चाहिए, और ये कोई राज्य का लॉकडाउन नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट का लॉकडाउन नहीं है, इसमें कोई पॉलिसी सिर्फ मुख्यमंत्रियों के हवाले नहीं की जाती है। इसमें सबका टीम वर्क करके सारे मुख्यमंत्रियों का इनपुट लेके फिर निर्णय किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हितेश जी सुनिए, अभी तक स्थिति क्या थी उस पर बात नहीं हो रही है। हितेश जी सुनिए, एक बार क्लियर होना चाहिए ये चीज, और दर्शकों को भी ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब आगे की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को अधिकार दिए जाने चाहिए, सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं, ताकि वो जिले स्तर पर और जो वाकई में रेड जोन इलाके हैं उन पर किस तरह काम करना है, उनको फ्री हैंड देना चाहिए। सुरेंद्र जी ये बात कह रहे हैं, तो आप लोग क्या इस बारे में सोच रहे हैं? अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे तो राज्य सरकारों को भी अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार गाइडलाइन देती है, पर साथ में राज्य सरकार को भी उतने अधिकार दिए जाते हैं कि अपने राज्य के हिसाब से और अपने क्षेत्र के हिसाब से सीरियसनेस देके वो आगे के कदम उठाए जा सकते हैं। चाहे उन्हें रिलैक्स करना है, चाहे उन्हें और सख्ती से करना है, तो राज्य सरकार को भी काफी रियायतें दी गई है और राज्य सरकार इस तरह से फैसले भी ले रहे हैं। देखिए, हर राज्य सरकार के अपने डायनामिक्स है और अपने प्रॉब्लम्स है, और उस हिसाब से राज्य सरकार अपने निर्णय ले रहे हैं। ठीक, आर्थिक पैकेज पर भी बता दीजिए कि आर्थिक पैकेज पे, जैसे और आर्थिक पैकेज पे ऐसा है कि कोई एडहॉक डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो वित्त मंत्री ने भी कई घोषणा की गई है, कुछ सारे स्टेक होल्डर से बातचीत किया जा रही है, और आपको जब आर्थिक पैकेज जब डिक्लेयर किया जाता है, तब सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के सारे इश्यू को एड्रेस किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सारे विषय पर ध्यान दिया जाएगा, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नेहा इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, एक चीज। जी अमिताभ बताइए। नेहा, मैं एक चीज
नेहा, मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आर्थिक पैकेज की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, सूत्र बता रहे हैं कि आर्थिक पैकेज की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। लॉकडाउन के बारे में प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि वित्त मंत्रालय एक आर्थिक पैकेज का ऐलान भी करे, लेकिन इसमें साथ ही साथ ये भी जोड़ने की बात होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोग जनधन योजना, जिनके जनधन अकाउंट खातों में पैसे गए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत 3 मुफ्त सिलेंडर अगले 3 महीनों में तक लोगों गरीब महिलाओं को भेजे जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हो रही है, मनरेगा के पैसे बढ़ाए गए हैं, गाँव में मजदूरों को काम मिल रहा है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन नेहा, मैं केवल 3 लाइनें बोलना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री के पूरे लॉकडाउन के फेज का सार है। पहला, जान है जहान है। आपने देखा लॉकडाउन 1, जान बचाना सबसे जरूरी। दूसरा, जान भी जहान भी, यानी थोड़ी आर्थिक गतिविधियां खुले। अब है जन से लेकर जग तक, यानी इंडिविजुअल से लेकर ह्यूमैनिटी तक, यानी एक व्यक्ति से लेकर पूरी की पूरी मानवता को बचाना है। वो भी उसमें उनके आर्थिक और व्यापार के मामले भी शामिल होंगे और उनकी जान बचाना भी शामिल होगा। और इसमें सभी राज्य इन्वॉल्व होंगे, इसमें केंद्र भी इन्वॉल्व होगा और सब मिलजुल कर ये तीसरे नारे को अमल करने में आगे आने वाले दिनों में लगने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आज उनके संदेश का सार यही होगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है प्रीति, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहाँ आर्थिक पैकेज 2 जगहों पे दिए जाने हैं। एक अर्थ जगत को यानी उद्योग जगत को दिए जाने हैं और दूसरा एक बड़ा आर्थिक पैकेज राज्यों को दिया जाना है। जो राज्यों की खस्ताहाल व्यवस्था है, उनके ड्यूज केंद्र नहीं दे रहा है, नंबर 1। और उसके बाद भी कोविड की लड़ाई के लिए जो अर्थतंत्र चाहिए वो राज्यों के पास नहीं है, वो चाहे भाजपा के राज्य हो चाहे कांग्रेस के राज्य हो। तो उनके लिए आपको आरबीआई से बोरोइंग विंडो की बात जरूर करनी होगी जो 0% इंटरेस्ट पर भी हो और केंद्र सरकार राज्यों को एक बड़ा आर्थिक पैकेज भी दे। ये हमारी बहुत मुख्य मांग है, अर्थ जगत को भी, मजदूरों को भी, किसानों को भी और सरकारों को भी। तो ये आप करेंगे। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी इसमें सारी चीजें आ रही हैं, वो है मजदूरों का पलायन को लेकर के प्रधानमंत्री की बातों से जो अविश्वास उपजा है पूरे देश के माइग्रेटेड मजदूरों पर, वो विश्वास कैसे आए, वो अपनी जगह पर कैसे जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप ये जरूर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए कि मजदूरों को आर्थिक जो लोग लगातार इस वक्त बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको, किसानों को एक राहत पैकेज देना चाहिए। लेकिन उसको जनरेट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या विपक्ष के पास वो सुझाव हैं? बिल्कुल है। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं प्रीति जी, हम और आप बहुत समय से बहस करते आ रहे हैं, लेकिन आपको भी ध्यान होगा 2014 से लेकर के 2020 तक लगभग 500% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर बढ़ी है, जिससे लगभग 22 लाख करोड़ रुपए एडिशनल आए हैं, नंबर 1। और इसके अलावा आप इंटरनेशनल बोरोइंग अभी आपने $1 बिलियन से ज्यादा की है, नंबर 2। ये पैसे अगर आप तुरंत मार्केट में नहीं डालेंगे, लोगों को नहीं देंगे, तो ये पैसे 1 के 2 नहीं होने वाले हैं। जब तक बाजार की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, निश्चित तौर पर अर्थ विकास का पहिया नहीं चलेगा। और अगर आपके पास सुरेंद्र राजपूत बहुत इजी मैकेनिज्म बता रहे हैं कि कैसे पैसा जनरेट होगा। क्या ये वाकई में सरकार के लिए इतना आसान है? और अगर इतना आसान है तो अब तक होप क्यों नहीं पाया? देखिए, केवल कांग्रेस शासित राज्य ही परेशान नहीं है, बीजेपी शासित राज्य भी परेशान है। अगर लिकर शॉप्स को खोला गया है तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का कारण होता है। ये राज्य सरकारों की सहमति से ही खोला गया था और राज्य सरकारों पर ही जिम्मा सौंपा गया था। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार चिंतित नहीं है, सबके हिस्से में सबका पैसा आएगा, चाहे वो क्योंकि राज्य सरकारों की मुश्किल अभी जीएसटी भी नहीं कर पा रहे थे, उनके साथ मुश्किलें थी, लिकर का एक्सरसाइज नहीं आ रहा था, कोई टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे थे। तो राज्य सरकारों की मुश्किलें हैं और कोविड से लड़ना और इतने लोगों को खाना खिलाना और सबके रहने की व्यवस्था करना और कोविड की जांच करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। और आपको डेली जो हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग होती है, डेली गृह मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डेली कुछ हर 2 दिन में कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर आ रहे हैं लोगों की चिंता को लेकर। तो मुझे लगता है कि सारी चिंताएं हैं और वो धीरे धीरे दूर होंगी। पीएम केयर्स फंड इसीलिए बनाया गया, उस पर ज्यादा ऑडिट की बात न करें, उस पर ज्यादा शक न करें, उसमें अभी पैसे आ रहे हैं और जैसे जैसे उसका इस्तेमाल शुरू होगा, मुझे लगता है काफी बोझ हटना शुरू भी होगा और केंद्र सरकार अपना पैकेज लेकर आएगी। ये मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को जरूर बताना चाहूंगा। जनता पार्टी के नेता को कहनी चाहिए, वो आपके पत्रकार कह रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं ये शक होता है कि कहीं ना कहीं ये पत्रकार महोदय जो अमिताभ के बड़े सम्मानित पत्रकार सही जानकारी देना, आप ऐसे देखिए ऐसे सवाल खड़े कर सकते हैं और ये तरीका गलत है। सुरेंद्र जी, क्या
आपको, मुझे लगता है अगर हितेश जैन जी और आपकी बात को वक्त देने की बात होगी तो आप ही को ज्यादा वक्त दिया होगा। तो ये निराधार इस तरह की डिरेल करने वाली बातें प्लीज आप जैसे प्रवक्ता तो ना करें। प्रीति जी के ऊपर कोई आरोप नहीं। आप बहुत जहीन प्रवक्ता है और आप जितना करना है कर लो भाई, ऐसे बातें में अच्छा लगता है, लेकिन सर इस तरह के निराधार आरोप अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं, आपके मुझसे अच्छे नहीं लगते इस तरह के आरोप। सुरेंद्र जी नहीं, ये गलत तरीका है सुरेंद्र जी। मैंने प्रीति के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने चैनल के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। अमिताभ जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये गलत तरीका है सुरेंद्र जी, मैं आपको यहीं पर रोकूंगी। और अगर सर देखिए इस तरह के आरोप लगाने के लिए आपको अपनी बात रखनी है तो प्लीज ये मंच का इस्तेमाल आप ना करिए। आप अच्छी बातें करिए, सकारात्मक बातें करिए, सुझाव वाली बातें करिए, आपका हमेशा स्वागत है। और काउंटर करिए सर, आपकी तो भाषा इतनी धारदार है, आप काउंटर कीजिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हितेश जी आपका, सुरेंद्र राजपूत जी आपका, विक्रांत आपका और अमिताभ जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इधर इस वक्त एक अहम खबर ये आ रही है कि देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3604 मरीज सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 87 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश भर में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2293 पहुंच गई है। देश भर में अब तक 70,756 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं अब तक 22,455 लोग ठीक भी हो गए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात इस वक्त बने हुए हैं महाराष्ट्र में, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मरीजों की तादाद 23,000 का आंकड़ा छू गई है, उसको भी क्रॉस कर गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीज 8,500 के पार हो गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां अब तक 8,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 7,500 के पार है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या करीब 4,000 है। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 13,47,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,27,000 से भी ज्यादा पहुंच गई है। तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां अब तक 2,24,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर रूस है, जहां मरीजों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा हो चुकी है। और 5वें नंबर पर इटली है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,19,000 के पार है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एयर इंडिया का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिसके बाद पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया है। ये इस वक्त अहम खबर है दिल्ली से, जहां एयर इंडिया का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुआ है और उसके बाद पूरा ऑफिस सील कर दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं, इस बारे में लगातार सघन जांच की जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि ऑफिस को सील किया गया है। एहतियातन ये कदम उठा लिया गया है। दिल्ली यूपी आने जाने वाले आज सुबह कालिंदी कुंज पर फंस गए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें लौटने नहीं दिया और नोएडा पुलिस ने उन्हें एंट्री नहीं दी। इस दौरान पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा जो गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कालिंदी कुंज पर, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस काफी ज्यादा सख्त है। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक शख्स को चेकिंग की जा रही है। जो पैदल निकल रहे हैं खासतौर से उनकी भी चेकिंग की जा रही है कि किन वजहों से ये जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, नोएडा में क्यों ये प्रवेश करना चाहते हैं। और इस वजह से एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर एक तस्वीर, यहाँ पर कई लोग यहाँ पर खड़े हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें नोएडा में जाने दिया जाए, लेकिन ये जाने नहीं दे रहे हैं। लगातार सभी गाड़ियों का चेक हो रहा है। जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो चेक कर रही है और
ठीक मेरे पीछे जो ये ब्रिज जहाँ पर खत्म होता है आप देख सकते हैं, तो वहाँ तस्वीरों में बैरिकेटिंग लगी हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन अनिल से कहूंगा कि वो जूम करके आपको दिखाए। वो जो बैरिकेटिंग है वो दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग है, और ये यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो दिल्ली के बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं नोएडा में प्रवेश करने के लिए, और नोएडा पुलिस इनको एंट्री नहीं दे रही है। तो लिहाजा जो लोग हैं ना ही अब ये लोग को दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस मना कर रही है कि अब वो अपने बॉर्डर में एंट्री करने के लिए नहीं देगी। और वहीं नोएडा पुलिस कह रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में या फिर नोएडा में जाने नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो काफी ज्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं कि वो जाएं तो अब जाएं कहाँ। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के कई इलाकों में लोग अब भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली के रोहिणी इलाके में राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिखा। मौके पर पुलिस के मौजूद होने का भी लोगों पर असर नहीं दिखा। इस वक्त हम मौजूद है रोहिणी के शाहबाद डेरी इलाके में, और ये एक एमसीडी स्कूल है जहां पर फिलहाल राशन वितरण हो रहा है। उसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग अभी अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल यहाँ नज़र नहीं आ रही है। जो लोग हैं आपस में चिपक कर खड़े हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनमें लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। जो लोग आसपास खड़े हैं उनकी तस्वीरों को भी देखेंगे तो यानी कि राशन के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं, ये एक अलग बात है, पर इनमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। बीच में गैप देखिए लोगों के कितना कम है। और अब यहाँ पर सिविल डिफेंस के 2 सिपाही जो है वो आए हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी तरीके की लाइन जो है वो अक्सर राशन और खाने को लेकर दिल्ली की अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय पर यह है कि जो लोग ज़रूरत के लिए भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो यहाँ कम से कम नज़र नहीं आ रही। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मरीजों और दिन ब दिन बिगड़ते हालात के बीच सूरत में एक बार फिर हंगामे की तस्वीर सामने आई है। यहां प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। अपने गांव जाने की बात को लेकर सड़कों पर उतरे मजदूरों ने न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि खाना पीना न मिलने का भी प्रशासन पर आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे पर उतारू मजदूरों को समझाने की काफी कोशिश की। पिछले हफ्ते ही सूरत में मजदूरों के हंगामे पर यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि आखिर यहाँ प्रवासी मजदूरों को कौन भड़का रहा है और अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है।